आज हमारे पास जो स्रोतों का ढेर है वो बड़ा ही मजेदार है। हाँ, काफी अलग अलग तरह की चीजें। बिल्कुल। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले कुछ नोट्स हैं, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं और कुछ क्विज के सवाल जवाब भी हैं। और ये सब मिलके एक ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, मध्यकालीन भारत के सबसे शानदार और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की विजयनगर साम्राज्य। तो आज का काम है इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना, इन फैक्ट्स और तारीखों के पीछे की पूरी तस्वीर को समझना। मतलब सिर्फ क्या हुआ ये नहीं, बल्कि क्यों और कैसे हुआ। बिल्कुल। इस साम्राज्य की नींव क्यों और कैसे पड़ी, इसका वो गोल्डन एज कैसा था जिसके बारे में सब बात करते हैं, वहां की संस्कृति और समाज में क्या खास था, और फिर इसका अंत इतना अचानक और नाटकीय कैसे हो गया। हाँ, चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों से जो कहानी उभर कर आती है वो सिर्फ राजाओं, तारीखों और लड़ाइयों की नहीं, ये एक पूरी सभ्यता के बनने, चमकने और फिर बिखर जाने की कहानी है। एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसका असर आज भी हमें दक्षिण भारत की कला, भाषा और संस्कृति में साफ साफ दिखाई देता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, ये साम्राज्य शुरू किसने किया, कब किया और कहाँ? हमारे नोट्स में दो भाइयों का नाम बार बार आता है, हरिहर और बुक्का। हाँ, ये कहानी की शुरुआत है। साल था 1336 और जगह थी तुंगभद्रा नदी का किनारा। हरिहर और बुक्का। हाँ, ये दोनों भाई संगम वंश के थे। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि साम्राज्य की स्थापना से पहले ये होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय के सामंत हुआ करते थे। अच्छा, तो ये पहले से ही प्रशासन में थे। हाँ, कुछ अनुभव था और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी काफी, कह सकते हैं, साधारण थी। स्रोत बताते हैं कि वे कुरुबा यानी एक चरवाहा समुदाय से थे। एक चरवाहा समुदाय से निकलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, ये तो अपने आप में कमाल है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बस अपनी सत्ता बढ़ाने की एक कोशिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? यहाँ पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ सत्ता की भूख नहीं थी, उस दौर के हालात को समझना होगा। उत्तर से आक्रमण का खतरा। बिल्कुल। उत्तर से दिल्ली सल्तनत का प्रभाव और आक्रमण दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में इन स्रोतों के मुताबिक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य था दक्षिण में हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एक मजबूत किला खड़ा करना। यानी एक तरह का सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिरोध था। बिल्कुल। और इसमें उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिली। वो कैसे? एक स्रोत में संत माधव विद्यारण्य का जिक्र है, जो उनके गुरु और मार्गदर्शक थे। कहा जाता है कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर हरिहर और बुक्का ने इस महान काम की शुरुआत की। तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक मिशन था। हाँ, इसे एक मिशन की तरह ही शुरू किया गया था। ठीक है, तो नींव एक बड़े मकसद के साथ रखी गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र इन सारे स्रोतों में सबसे ज्यादा है। एक ऐसा शासक जिसका नाम विजयनगर का पर्याय बन गया है, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। हाँ, अगर विजयनगर साम्राज्य एक फिल्म है तो कृष्णदेवराय उसके हीरो हैं। हाँ। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक इस साम्राज्य का शिखर माना जाता है। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक असाधारण प्रशासक और कला के संरक्षक भी थे। उस समय के एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने उनके बारे में जो लिखा है वो बहुत कुछ बताता है ना? हाँ बिल्कुल। क्या लिखा था उन्होंने? पेज ने लिखा, वो एक ऐसे राजा हैं जिन्हें सब चाहते भी हैं और उनसे डरते भी हैं। वो एक महान शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। सोचिए, एक विदेशी यात्री उनके बारे में ऐसा लिख रहा है। बिल्कुल। कृष्णदेवराय के समय में साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी के डेल्टा तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। और स्रोतों में उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई है। ये सिर्फ उनकी सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, है ना? ये कुछ और इशारा करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भोज की उपाधि उस महान परमार राजा भोज से आती है, जो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कला के संरक्षक थे। तो ये एक बहुत बड़ी तुलना थी। बहुत बड़ी। तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहना असल में उनकी तुलना इतिहास के सबसे बड़े विद्वान राजाओं में से एक से करना था। ये सिर्फ एक राजा का शौक नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी थी। कला को संरक्षण देकर कृष्णदेवराय एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक पहचान गढ़ रहे थे जो दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से बिल्कुल अलग और अनूठी थी। ये उनकी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन था। अच्छा। वो दुनिया को दिखा रहे थे कि विजयनगर सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के दम पर भी एक महान साम्राज्य है। और इसी सॉफ्ट पावर का केंद्र था उनका दरबार, जहां अष्टदिग्गज बैठते थे। हाँ,
अष्टदिग्गज मतलब 8 दिशाओं के 8 हाथी। इसे ऐसे समझिए कि ये उस दौर की लिटरेरी ड्रीम टीम थी। ड्रीम टीम। ये तेलुगु साहित्य के 8 महानतम कवि थे, जिनमें तेनाली रामकृष्ण जैसे चतुर और हाजिर जवाब कवि भी शामिल थे। और कृष्णदेव राय खुद भी लिखते थे, है ना? हाँ, ये सबसे खास बात है। वो सिर्फ दूसरों से नहीं लिखवाते थे, वो खुद भी तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम जैसे महाकाव्यों की रचना की। एक राजा जो युद्ध के मैदान में भी है और काव्य सभा में भी, कमाल का व्यक्तित्व रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी कला, ये सब चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? उनका प्रशासन और अर्थव्यवस्था कैसी थी? वे एक बेहतरीन प्रशासक थे। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई पर बहुत काम किया। बड़े-बड़े तालाब और नहरें बनवाई। लेकिन असली खजाना व्यापार से आ रहा था। व्यापार? हाँ, विजयनगर मसालों, सूती कपड़ों और कीमती पत्थरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। इन नोट्स में चट्टी जैसे व्यापारिक समुदायों का जिक्र है। अच्छा। ये वो लोग थे जो पुर्तगालियों और अरबों के साथ व्यापार करके साम्राज्य को अमीर बना रहे थे। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, जिससे उन्हें अच्छे घोड़े और नई तकनीक मिलती थी, और बदले में पुर्तगालियों को मसालों का व्यापार, ये एक फायदे का सौदा था। और इन स्रोतों में एक शक्तिशाली नौसेना का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझा था कि समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना जरूरी है। तो कुल मिलाकर कृष्णदेव राय का युग सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक बेहतरीन संगम होगा। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी दिख रहा होगा। हाँ। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो चलिए इस भव्यता के पीछे झांकते हैं। इन नोट्स और लेखों के हिसाब से इस साम्राज्य में एक आम नागरिक का जीवन कैसा था? महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ विरोधाभासी बातें नजर आती हैं। हाँ, यहाँ पर कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जी। एक तरफ श्रुत कहते हैं कि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था, जो उस दौर के हिसाब से काफी प्रगतिशील लगता है। बहुत ज्यादा। महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, वे कुश्ती और हथियार चलाने में भी प्रशिक्षित होती थी। मतलब वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इन नोट्स के मुताबिक वे ज्योतिषी, क्लर्क, अंगरक्षक, यहाँ तक कि सैनिक की तरह पर भी काम करती थी। जी। ये उस समाज की एक बहुत ही अनोखी तस्वीर पेश करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? वही दूसरी तरफ बाल विवाह, बहुविवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी समाज में मौजूद थीं। तो ये एक मिली-जुली तस्वीर है। समाज प्रगतिशील भी था और कुछ मामलों में परंपराओं में जकड़ा हुआ भी। और इस समाज का दिल थी उनकी राजधानी हम्पी। आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन उस जमाने में ये दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में से एक रही होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम्पी सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, वो विजयनगर की शक्ति, दौलत और संस्कृति का जीता जागता प्रतीक थी। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। हाँ, ये निर्माण भव्यता की मिसालें हैं। विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभों के बारे में तो सबने सुना होगा। उन्हें थपथपाने पर संगीत की अलग-अलग ध्वनियां निकलती हैं। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती है। संगीतमय स्तंभ, क्या स्रोत बताते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया? ये तो आज के दौर में भी इंजीनियरिंग और अकूस्टिक्स का एक चमत्कार लगेगा। श्रोता इसकी तकनीक के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, लेकिन ये दिखाता है कि उनके शिल्पकार और वास्तुकार कितने माहिर थे। वो सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहे थे, वो पत्थर में जान डाल रहे थे। कमाल है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, उनकी किलेबंदी की तकनीक भी देखने लायक है। इन नोट्स में लिखा है कि किले की दीवारों को बनाने के लिए गारे या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। बिना गारे के तो दीवारें खड़ी कैसे रहती थी? उन्होंने चट्टानों को इस तरह तराशा और एक दूसरे में फंसाया कि वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़ी रहती थी। ये मजबूत भी थी और भूकंप जैसी आपदाओं में ज्यादा टिकाऊ भी। वाह! ये उनकी इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना है। और हाँ, उनकी वास्तुकला पर दूसरे प्रभाव भी देखते हैं। जैसे कमल महल जैसी इमारतों में आपको इंडो इस्लामिक शैली का सुंदर मिश्रण नजर आएगा। तो वे विचारों और कला के आदान प्रदान के लिए भी खुले थे। बिल्कुल। तो एक तरफ महान राजा, समृद्ध अर्थव्यवस्था, अनोखा समाज और अद्भुत वास्तुकला। ऐसा लगता है कि ये साम्राज्य हमेशा चलता रहता। हाँ, लगता तो है। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। इसका अंत कैसे हुआ? सभी स्रोत एक ही घटना पर आकर रुक जाते हैं, तालीकोटा का युद्ध। हाँ, 1565 का तालीकोटा का युद्ध। ये इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
इस युद्ध की नौबत आई ही क्यों? हाँ, क्या हुआ था? कृष्णदेव राय के बाद जो शासक आए, उनमें वो दूरदर्शिता और मजबूती नहीं थी। साम्राज्य अंदरूनी झगड़ों और अहंकार में फंसने लगा था। और इसी कमजोरी का फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया। बिल्कुल। दक्कन की सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने विजयनगर के बढ़ते प्रभाव को हमेशा एक खतरे की तरह देखा था। पहले वे आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अब उन्होंने हाथ मिला लिया। हाँ, उन्होंने अपने मतभेद भुलाकर विजयनगर के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना लिया। एक स्रोत में ये खास तौर पर लिखा है कि बरार की सल्तनत इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, जो एक अहम डिटेल है। लेकिन क्या ये सिर्फ शासकों की कमजोरी और पड़ोसियों की जलन का मामला था, या कोई और भी वजह थी? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य एक लड़ाई से तो नहीं ढह जाना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और स्रोत एक और गहरी वजह की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ शासकों की राजनीतिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक तकनीकी पिछड़ापन भी था। तकनीकी मतलब? विजयनगर की सेना बहुत विशाल थी, लेकिन तोपखाने और घुड़सवार सेना की रणनीति के मामले में वे दक्कन की सल्तनतों से पिछड़ रहे थे। सल्तनतों के पास बेहतर तोपे और तुर्क घुड़सवार थे। अच्छा, तो तालेकोटा के मैदान में यह सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो अलग-अलग सैन्य तकनीकों की भी लड़ाई थी। सटीक कहा आपने, और इस तकनीकी अंतर ने युद्ध के परिणाम में एक बड़ी भूमिका निभाई। और नतीजा विनाशकारी था। हाँ, विजयनगर की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंत में उनकी हार हुई। शासक आलिया राम राय बेरहमी से मार दिए गए, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है। राजधानी हम्पी का विनाश। हाँ, विजेता सेनाओं ने हफ्तों तक हम्पी को लूटा, जलाया और तहस नहस कर दिया। वो शहर जो कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता था, उसे खंडहरों के ढेर में बदल दिया गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई दक्षिण भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। इसने विजयनगर के 300 साल के प्रभुत्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो इन सब का क्या मतलब है? इन स्टडी नोट्स, लेखों और सवालों के टुकड़ों से हमने एक शक्तिशाली साम्राज्य की पूरी कहानी को जोड़ा है। इसकी स्थापना के पीछे का महान दृष्टिकोण, कृष्णदेव राय जैसा एक शानदार शासक, एक समृद्ध और जटिल संस्कृति, और फिर एक अचानक हिंसक अंत। हाँ, विजयनगर सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं थी, ये 300 से ज्यादा सालों तक एक ऐसा सांस्कृतिक किला था जिसने दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य को गहराई से आकार दिया और सहेज कर रखा। इसकी विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल, आज भी हम्पी के उन शानदार खंडरों में, उन पत्थरों में जिंदा है जो अपनी बर्बादी की कहानी के साथ साथ अपनी महानता की कहानी भी सुनाते हैं। इन स्रोतों में एक बात बार बार उभर कर आती है, विजयनगर और दूसरी शक्तियों जैसे दक्कन सल्तनत और पुर्तगाली व्यापारियों के बीच के जटिल रिश्ते। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर तालीकोटा के युद्ध से पहले के गठबंधन कुछ अलग होते तो दक्षिण भारत का इतिहास आज कितना अलग हो सकता था। बिल्कुल, क्या होता अगर वो सल्तनतों का गठबंधन कभी बनता ही नहीं? या क्या होता अगर विजयनगर ने अपनी सैन्य तकनीक को समय रहते अपग्रेड कर लिया होता? इतिहास क्या होता अगर के सवालों से भरा है, और यही सवाल हमें अतीत को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं।